हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। देखिए सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये ईवीएस की पेडागोजी की वीडियो है जिस पे हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगी और आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर पाएंगे। साथ ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इन कॉन्सेप्ट पे कर लेंगे जिससे कि आपको पता चल जाए आपको कि जो पैटर्न है वो कैसा आता है और फ्रेमवर्क कैसा होता है क्वेश्चन का। तो देखिए ईवीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सृजनात्मकता का होता है। आपको क्रिएटिविटी बढ़ानी है बच्चों की, ठीक है। सामूहिक विधि, समूह क्रियाकलाप या ग्रुप वर्क जो बोलते हैं उस पे बहुत ध्यान देना है। जो भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ये जो पर्यावरण का जो शिक्षण है इसे व्यवहारिक ज्ञान बनाना है। ऐसा नहीं है कि बस किताबें ही पढ़ानी है, उन शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। देखिए क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से एक ऑप्शन में आपको इसके आसपास मिलेगा तो आपको उसी ऑप्शन को टिक करना है। अगर आप इन्हें पढ़कर जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन कम होगा, टाइम बचेगा जो आप अपना सब्जेक्ट पे लगा सकते हैं। क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चंस पढ़ने में और उसके बाद कन्फ्यूजन हो जाए तो उसको फिल करने में बहुत टाइम वेस्ट करवा देते हैं। तो सृजनात्मकता का ध्यान रखना है, बच्चे को जिज्ञासु बनाना है, रटन विद्या में नहीं लेकर जाना है। वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ नई नई रचनाएं करें, ऐसा उसको पढ़ाना है। तो पर्यावरण में जो है हमारा हमें व्यवहारिक ज्ञान देना है, शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना है। पर्यावरण अध्ययन का जो सिद्धांत है जिससे हमें पढ़ाना है वो है मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए इन दोनों पे आपको क्वेश्चन अवश्य ही मिलना है एग्ज़ाम में। मूर्त से अमूर्त क्या है? देखिए जो आप उसको बच्चे को, जो छात्र है उसको प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं सामने उसके जीवन में। जैसे आप पक्षी को पढ़ा रहे हैं तो आप पक्षी को पहले दिखाइए। यदि आप किसी फल के बारे में बता रहे हैं, सब्जी के बारे में बता रहे हैं तो उसे दिखाएं, उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाएं, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर जाएं। जो उसे पता है, प्रीवियस जो नॉलेज है उसको जो हम पढ़ा रहे हैं उससे जोड़ें, उसके बाद उन्हें सिखाएं। तो ये पर्यावरण अध्ययन का सिद्धांत है, इस पे क्वेश्चन आपको अवश्य ही मिलना है। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करी है और आपको ऐसे की पॉइंट्स दे दिए हैं जिससे आपको आप स्वयं देखेंगे कि एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलने वाली है। संगठित करना है बच्चों को, भागीदारी दे, समाज में जो भी उनके आसपास के जो लोग हैं, जो उसके जो विद्यार्थी हैं, जो और सहपाठी हैं, उनके साथ संगठित करना है। उनकी सहभागिता होनी अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक आके बस अपनी ही बातें बोलने जा रहा है और उसकी सहभागिता नहीं है। तो संगठित होनी चाहिए कक्षा, हर छात्र अपनी सहभागिता देना और स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करना चाहिए कि वो अपने विचार आपको तभी बताएगा जब वो स्वयं स्वतंत्र अनुभव करेगा। भय का या पुरस्कार का लालच नहीं होना चाहिए, ना तो हमें दंड देना है ना ही हमें पुरस्कार देना है। विद्यार्थी को जिज्ञासु बनाना है। सीखने का गुणात्मक मूल्यांकन करना है। ये नहीं कि हमने बस लिखित, उसने जो लिख दिया है मात्र उसका मूल्यांकन करें, हमें सीखने का गुणात्मक मूल्यांकन करना है। प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना है। पर्यावरण अध्ययन का ये एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य है कि हम जो छात्र हैं उन्हें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाएं। ऐसा ना हो कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि प्रकृति का महत्व क्या है। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्हें देने हैं, उनके ऐसे ग्रुप वर्क कराने हैं जिससे कि वो प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने। मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक और वीडियो आपको दी थी और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पेडागोजी की ऐसी ही ट्रिक्स बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसे अवश्य ही देखिए। ये तीसरी वीडियो है जिसमें अगर आपने ये तीनों वीडियो कर ली तो ये मान लीजिए कि आपके 60 से 70 मार्क्स आ गए सीटेट में। उसके बाद के जो 30 मार्क्स हैं वो आप अपने सब्जेक्ट में ले आइएगा और आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर आप पढ़ चुके हैं
तो इससे आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में सहायता प्राप्त होगी। अब देखिए, जो हमने पढ़ा है उसको क्वेश्चन से रिलेट कर लेते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप। देखिए, समूह की मैंने बात करी थी, तो समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचि का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो देखिए, जब तक वो रुचिकर नहीं होगा हमारा शिक्षण, तब तक वह प्रभावशाली शिक्षण नहीं है। तो रुचिकर तो होना चाहिए, और हमें लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, करना है, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना है, ना तो लिंग के आधार पे, ना ही किसी धर्म, जाति या स्तर के आधार पर। तो हमारा कौन सा इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? तो हम ध्यान रखेंगे एक का, बच्चों को रुचियों का ध्यान हो, इसमें लड़का और लड़की को समान रूप से रुचिकर लगे, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो देखिए, 1, 2 और 4 ये ही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप के क्रियाकलाप, ईवीएस में जो आपकी ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप वर्क है, उसमें से कौन सा कथन प्रस्तुत करते हैं जो कि सही है, और कौन सा एक है जिसे जो गलत है? तो देखिए, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धियों में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। समूह क्रियाकलापों के कारण बच्चे अंक उपलब्धियों में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखिए, जो सामूहिक क्रियाकलाप हैं, जो ग्रुप वर्क है, उसमें से सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ठीक है, प्रौढ़ के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता, अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान का निर्माण कर पाते हैं। बच्चे बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। देखिए, मैंने अभी सहभागिता की बात करी थी कि उनकी सहभागिता होनी चाहिए, संगठित होने चाहिए और स्वतंत्र अनुभव करने चाहिए। तो जब वो स्वतंत्र होंगे तभी वो बात करेंगे, बहस करेंगे और सहभागिता दे रहे हैं। इसका ये बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि वो बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनको किस प्रकार का शिक्षण दिया जा रहा है। कहीं भी आपको जब भी अंकों पर ध्यान दें या ये रट कर दिखाएं या कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो कि एजुकेशन को, जो शिक्षण है, उसको क्लोज एंड करे, बढ़ाने की जगह और सीमित कर दे, ऐसे ऑप्शंस को पहले ही देखते ही अलग कर दीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। तो अंक के तो हमें देखना ही नहीं है। तो यही वो कथन है जिसे छोड़कर सारे कथन सामूहिक क्रियाकलापों के लिए सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारी और वीडियो नहीं देखी है तो एग्ज़ाम देने से पहले उन वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, आपका बहुत बहुत लाभ होने वाला है। मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, और वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप 1 घंटे में सारे टॉपिक कर लेंगे। तो आपके पास अभी भी समय है, उन्हें कर लीजिए। मैंने ऐसी ही और पेडागोजी की ट्रिक्स भी बताई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस पॉपअप कार्ड पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
और जो बची हुई वीडियो है मैंने उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए जल्दी जल्दी ऐसी वीडियो लाते रहें। कुछ ही समय पहले मैंने एक और वीडियो दी थी और ये एक और वीडियो है, और आपको कल तक जो बची हुई जो पेडागोजी की ट्रिक है वो भी मिल जाएगी। बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, बहुत लाभ देने वाली हैं आपको। एक और क्वेश्चन है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए, देखिए मैंने बात कही थी कि आकलन जब हम कर रहे हैं तो गुणात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है। आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो अब उपकरण कर दिया इन्होंने, वही ना, फ्रेम कॉन्सेप्ट वही होता है, बस ये इसको फ्रेमवर्क ऐसा करते हैं कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, परंतु आप जब ये ट्रिक्स पढ़ के जाएंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। कागज पेंसिल परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण क्या हुआ, आप लिखवा के देख रहे हैं। मौखिक प्रश्न, निर्धारण मापनियां, दत्त कार्य, तो इन्होंने पूछा है कि, तो देखिए कागज पेंसिल तो परीक्षण हम देख ही चुके हैं, जो हम लिखित परीक्षा होती है वो हो गई। मौखिक प्रश्न हो गए, जो हम मौखिक जो ओरल टेस्ट होता है उसे कहते हैं। दत्त कार्य और निर्धारण मापनियां, तो देखिए आपको इसमें मौखिक प्रश्न और दत्त कार्य दोनों ही सही लग रहे होंगे, परंतु इसका उचित आंसर होगा निर्धारण मापनियां। निर्धारित मापनियां हैं जो कि पर्यावरण अध्ययन में हमें आकलन में सहायता प्रदान करती हैं। नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? अब ये बच्चों के जो विचार हैं वो लिखें। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। अब देखिए बच्चे ने तो बस पौधा देखा है, बीज नहीं देखा, बीज को तो अलग ही देखा है, तो वो इसलिए कह रहा है कि बीज पौधे का हिस्सा नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि बीज पौधे का हिस्सा है, बीज फल के अंदर होता है और फल पौधे का हिस्सा होता है। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। अब देखिए गाजर जो है वो क्या होती है, एक रूट होती है, हम जानते हैं कि ये जड़ होती है, ये जड़ पौधे होते हैं, तो ये पौधे नहीं है ऐसा कहना गलत होगा। घास पौधा नहीं है, घास एक प्रकार का पौधा ही है, परंतु ये इतना बड़ा नहीं होता, इसीलिए बच्चा कह रहा है कि घास पौधा नहीं है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह सत्य है कि हम कुछ सब्जियों को फल में भी रख सकते हैं और सब्जियों में भी रख सकते हैं। तो आपने देखा, हमने जो ये ट्रिक्स देखी थी, इनके ऊपर हमें क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क है उसके अनुसार हमें अपने जो उत्तर हैं वो कैसे लगाने हैं। तो आपके पास अभी भी समय है, इन्हें पढ़ लीजिए, मैंने और भी ट्रिक्स दी हैं उनको भी पढ़ लीजिए, और मैं आपके लिए और भी ट्रिक्स लाती रहूँगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी अभी बहुत मेहनत करनी है, तो बस एक दिन का ही और बात है, बस आपको आज रात और कल शाम तक पढ़ाई करनी है, क्योंकि कल रात अच्छे से सोना है ताकि एग्ज़ाम अच्छा हो। तो आप सबका दिन शुभ हो। अभी रात्रि में पढ़ाई करनी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दिन शुभ हो। धन्यवाद।